हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो इस क्लास को अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा साथियों एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी डिफेंस की, कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो सभी साथी जो है क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोप स्टोन, ये मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए, अति मुलायम खनिज जो है टॉल्क, सोप स्टोन, ये मुख्यतः होता है साथियों मैग्नीशियम सिलिकेट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसको हम पीओपी बोलते हैं, पोप। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो आपका होता है CaSO4 विथ हाफ H2O, और एक आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है 2CaSO4 विथ H2O। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, जब हड्डियाँ वगैरह टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नोबल गैस है वह हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, लेकिन रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो देखिए, विस्फोटक है ना ये नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, एक एस्टर है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। अम्ल वर्षा होती है किससे? तो देखिए, अम्ल वर्षा ये कारखानों से उत्पन्न होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और वैसे अम्लीय वर्षा जो है साथियों, ये SO2 और NO2 के प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? देखिए, टॉयलेट्स के पास जब हम जाते हैं तो एक तीखा गंध हमारे नाक में पहुंचता है। तो वो जो गंध है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अमोनिया के कारण। देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प किसे कहते हैं? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड को। अगला है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? यानी इनमें से कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो देखिए, याद रखिएगा, क्रुक्स कांच, क्रुक्स ग्लास। ऑप्शन नंबर डी। वह धातु है जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। यानी इनमें से वह धातु कौन सी है जो एसिड और एल्कली के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, जस्ता। ऑप्शन नंबर ए। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती है किससे? अब देखिए, पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है वो तो नष्ट नहीं होती है, उसको जला भी जाओ, उसको जला भी दिया जाए तो पूरी तरह से नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वो विशेष प्रकार के पॉलीमर से बना होता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों देखिए, तेल में क्या होती है कि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है जिससे कम हानि पहुंचता है, और जो वनस्पति घी होता है उसमें संतृप्त वसाएं होती है जो कि हानिकारक होता है। इसीलिए चिकित्सक यानी डॉक्टर्स परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो देखिए, इनमें से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का फुल फॉर्म होता है साथियों रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और देखिए, RDX का एक अन्य नाम क्या होता है? तो याद रखिए, साइक्लोनाइट। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी।
स्वचालित इंजनों में देखिए स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए स्वचालित इंजनों में इनमें से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है? तो याद रखिए इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी। खनिज क्या है? तो साथियों खनिज जो है ये अकार्बनिक ठोस है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खाने का नमक किससे बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने का नमक जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये किससे बनता है? NaCl। तो देखिए ये जो है साथियों मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम और दूसरे नंबर पर लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल के रूप में D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इनमें से वो कौन सा रसायन है जिसका उपयोग फल पकाने के लिए करते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कैल्शियम कार्बाइड का। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? तो करेक्ट है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक वायु प्रदूषक गैस है और ये जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एस्बेस्टस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्यों? तो देखिए एस्बेस्टस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीइथिलीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखिए बेकेलाइट के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग करते हैं। कठोर स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो देखिए कठोर स्टील में होता है कार्बन का प्रतिशत 0.5 से 1.5%, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए मोनाजाइट बालू से किसको निकाला जाता है? थोरियम को निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और थोरियम भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होता है। आज का अगला है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर होगा साथियों रेडॉन, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किससे बनती है? तो देखिए एस्बेस्टस जो है ये साथियों कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर जो है ये किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा के प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण नहीं होता है? तो तारों का टिमटिमाना, मृग तृष्णा, इंद्रधनुष, ये तीनों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, लेकिन लाल विस्थापन नहीं, ये तो प्रकीर्णन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका? तो साथियों ध्यान से देखिए आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन रूपांतरित स्तंभ है? इनमें से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है या तना है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर डी। निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो साथियों थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा वो विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर बी। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? तो राइट है एटम, यानी परमाणु जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले हेनरी बेकुरल ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23,
याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है साथियों 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वायु क्या है? तो देखिए वायु जो है ये क्या है? ये तो मिश्रण है साथियों, गैसों का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए मिश्रण करेक्ट होगा। आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक रूल का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोजले ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी मोजले ने। और सबसे पहले आवर्त सारणी ये मेंडलीफ ने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो राइट है परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान से देखिएगा, जर्मन सिल्वर जो है ये तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्ष किया जाता है? यानी एल्युमिनियम को इनमें से कौन से अयस्क से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में साथियों स्थायी है ना, स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है? ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जल में सोडियम कार्बोनेट को डालकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? इनमें से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में, जो कि अशुद्ध लोहा होता है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो रेयॉन, रेयॉन जो कि सिंथेटिक फाइबर है साथियों। अगला क्वेश्चन है किस ईंधन के या किसी ईंधन के अपस्पष्ट रोधी गुण को या गुण को कौन दर्शाती है? तो याद रखिएगा, किसी ईंधन के अपस्पष्ट रोधी गुण को कौन दर्शाता है? तो उसका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? यानी जल यानी पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये तो साथियों रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन? तो याद रखिए, किसी भी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है उसका ताप, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गैस चूने के जल को दुधिया कर देती है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से कौन ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैलियम। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र मैंने बताया CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ केवल कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट दिया हुआ है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट है साथियों कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा कैल्शियम सल्फेट। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसीलिए मिलाया जाता है ताकि क्या हो सके? तो देखिए एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को मिलाया जाता है ताकि एल्यूमिना का गलनांक घट सके, या एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, एक सेकंड साथियों, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, इसको हम साथियों धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका सूत्र होता है आपका NaHCO3,
ठीक है, विथ 10H2O। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बेकिंग सोडा नहीं आएगा, यहाँ पर धावन सोडा आएगा। तो धावन सोडा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर धावन सोडा आपको याद रखना है, यानी धोने वाला सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से सी टाइप हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों? तो देखिए आटा जो होता है उसमें खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। खाने वाला सोडा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है ना, जिससे रोटी फूलती है, याद रखना। यानी खाने वाला सोडा जो होता है बेकिंग पाउडर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे क्या होता है कि रोटी फूलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है इनमें से किसका? तो ध्यान से देखिए, साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है साथियों सोडियम कार्बोनेट्स का। ऑप्शन नंबर बी। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। यहाँ पर आप बोलोगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका रासायनिक नाम है ना, आपसे पूछा है सामान्य नाम, वो होता है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। अगला है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? यानी आवर्त सारणी का जो तीसरा और चौथा समूह है उसके ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो याद रखिए तीसरे समूह में बेसिक यानी क्षार और चौथे समूह में एसिडिक यानी अम्ल, ठीक है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो साथियों राइट आंसर है नियोन में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक अक्रिय गैस है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो देखिए सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो याद रखिएगा पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने की थी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा शून्य समूह में रखे गए जो तत्व है उसको निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो समूह 1 के बी को, ऑप्शन नंबर बी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा मोजले ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? तो साथियों करेक्ट है परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्तों की कुल संख्या है 7 और वर्गों की कुल संख्या है 18, याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ ने जो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था डोबेरेनर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो ये जो जीवाश्म ईंधन है इनमें से कौन सा सबसे स्वच्छतम ईंधन है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन आपका यहाँ कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, जल गैस भी है, नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साधारण अग्निशामक यंत्र में यानी साधारण आग बुझाने की मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। देखिए साधारण आग बुझाने वाली जो मशीन है उसमें आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे अभिक्रिया करके बनता है या उत्पन्न होता है? अग्निशमन में। तो याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधक अम्ल से अभिक्रिया करके, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक दहन पोषक गैस है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अब देखिए विज्ञान की भाषा में दहन किसको बोलते हैं? जब कोई पदार्थ जलता है
जलने को ही दहन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो द्रुत दहन। ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा नाइट्रोजन गैस यानी N2 के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं, देखिए वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्यूल। क्लोरीन गैस बनाने की विधि ढीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो करेक्ट है क्यूप्रिक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर सी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेस। ऑप्शन नंबर ए। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो याद रखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो याद रखिए तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक जो है वो है निकेल। ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी। जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो जैविक उत्प्रेरक क्या होता है, तो देखिएगा एंजाइम जो होते हैं उसको जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परम ताप का मान कितना होता है, तो देखिए परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मतलब ये है कि इससे कम संभावित न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है। अगला है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो साथियों याद रखिएगा आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि वह हवा से क्या होता है, तो याद रखिएगा भारी होती है। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, यानी यह किस नियम का परिभाषा है, तो याद रखिए बॉयल के नियम का। ऑप्शन नंबर बी। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है किसमें, तो देखिए गैसों के विसरण नियम का उपयोग कहाँ पर होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए गैसों के विसरण नियम का उपयोग इन सभी में होता है, जैसे समस्थानिक को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो साथियों आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन पेपर में आप लोग छोड़ देते हैं, छूट जाता है, नहीं बन पाता है। तो साथियों क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।